मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आप लोग अपने ज़िंदगी में इस टाइप से अपना जीवन ना बनाएं ताकि आगे चल के आपको सिर्फ यह कहना पड़े कि मेरा जीवन कोरा कागज़ की तरह रह गया है। कोरा कागज़ का मतलब होता है एक सफ़ेद कागज़, अर्थात आपके जीवन का कोई इतिहास नहीं बना, जिसका मतलब होता है कोरा कागज़। ठीक, तो आप अपने जीवन में इस प्रकार से अपना कार्य कीजिए जिसके वजह से आपका संवैधानिक तौर तरीके से आपका इतिहास बने, और जब इतिहास बनेगा तो आपके मम्मी पापा का भी गर्व से सीना टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका 100% सफलता आपके साथ रहे, सामने रहे। तो चलिए, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक को इसी बातों के साथ हम लोग समाप्त करते हैं और हम एक टॉपिक डालते हैं जो पॉलिटी से संबंधित सारे टॉपिक है। और आप लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, इसमें आप लोग इसको भगाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हमने जो लेक्चर के माध्यम से कुछ ऐसे बातों को बोलते हैं, जिस बातों को ही जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है लेक्चर के माध्यम से, उस क्वेश्चन को ही क्या कहते हैं डाला जाता है एग्जाम में। ठीक, जो हमने मेरे द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसमें डाला जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक को बारी बारी से पढ़े और पेन डाउन जरूर करें। नहीं तो अगर भगाने का प्रयास कीजिएगा तो भगाइएगा, तो हो सकता है कि जो भगाइएगा वहीं से क्वेश्चन टकरा जाए, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके लेकर आप लोग भगाने का प्रयास मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को देखिएगा और पेन डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी में, और पॉलिटी का सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे वो संविधान के तहत पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को बताया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग संविधान से संबंधित बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इससे यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संविधान से संबंधित बातों में सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे 1895 का स्टोरी। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारे संविधान बनना चाहिए, हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। जबकि ये संवैधानिक तौर तरीके से इन्होंने इस बात को नहीं किए और इन्होंने एक विधेयक के माध्यम से अपने देश के संविधान को मांगने का प्रयास किए। जबकि अगर प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो 1935 ईस्वी में एम.एन. राव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के संविधान को मांगने का प्रयास किए, जो सफलतापूर्वक ये मांगे और इसका पूरा भी किया गया। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक तौर तरीके से क्या हुआ, तो 1935 में एम.एन. राव के द्वारा, जबकि इजी वे में जो पूछा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में, तो इसमें सिर्फ यह कहा गया कि हमारे देश का संविधान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किए। ठीक, उसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, जब टाइम बीतता गया और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस बात को रखा गया कि हमारे देश का संविधान होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सांसदों के द्वारा इस बात को कहा गया कि भारत का संविधान बनेगा लेकिन इसका उत्तराधिकारी ब्रिटिश सांसद का है, जिसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, न कि विदेशियों के अनुसार। अगर 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो ब्रिटिशों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि भारत का संविधान को बनाने का उत्तरदायी भारत सरकार का, ब्रिटिश सांसद का है, तो इसका मतलब ये फिर से वो जब संविधान बनेगा तो फिर से वो ब्रिटिश पर वाहवाही को लिखेगा, जिसका नतीजा हुआ कि इस चीज़ को विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहते हैं
कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, न ही कि ब्रिटिश सांसदों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए 1922 ईस्वी में 1923 ईस्वी में एक पार्टी का स्थापना किया जाता है, जिस पार्टी का नाम होता है स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किया जा रहा है। और 1923 ईस्वी में जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया जा रहा है, इस पार्टी का गठन जो करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 ईस्वी में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जो पार्टी हमारे देश के संविधान को मांग करने में प्रथम पार्टी हुई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पार्टी के माध्यम से, तो स्वराज पार्टी होनी चाहिए। व्यक्ति के माध्यम से 1935 में एम.एन. राव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अगर 1895 की बात आएगी तो में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मानी गई कि हम लोग का संविधान होनी चाहिए, लेकिन कैसा होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किए। टाइम बीता गया। अब आता है 1927 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बारगो जो होते हैं, लॉर्ड बारगो के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के अगर इतना जरूरी है भारत के संविधान बनाने का, तो भारत अपना एक ढांचा तैयार करके दे, भारत अपना एक संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करके दे, जिस प्रकार से उनके देश का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड भार्गव के द्वारा जो भारत सचिव हुआ करते थे, उनके द्वारा इस बात के लिए इस चीज को कहा गया क्योंकि संविधान का मतलब होता है समजोड़ विधान, और सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून। अर्थात इन्होंने इसलिए इस बात को रखे क्योंकि यह नियम कानून का एक पत्र होते हैं, और नियम कानून का पत्र वही बना सकते हैं जो एजुकेटेड होंगे, जो शिक्षित होंगे। इसीलिए लॉर्ड बारगो जो हैं ये भारतीयों को समझ रहे हैं कि अनपढ़ गंवार है, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि भारतीयों जो है अपना प्रोजेक्ट तैयार करके दे, स्ट्रक्चर तैयार करके दे कि उनका संविधान किस प्रकार से होने चाहिए। क्योंकि संविधान एक नियम कानून का पत्र है जिसका नतीजा हुआ कि मोतीलाल नेहरू को यह बहुत ज़्यादा खला, और जिसके कारण मोतीलाल नेहरू ने इसके विपक्ष में, लॉर्ड बारगो के विपक्ष में कहते हैं कि भारतीयों को इतना अनपढ़ गंवार समझ रहे हो, तो उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध करते हैं इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग, क्योंकि इस मुसलमान के द्वारा इसमें कहा जा रहा है कि यह एक हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज का एक मानसिकता रहा कि भारत को दो गुटों में बांटा जा सकता है, बांटकर उस पर शोषण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर भारत को दो गुटों में बांटने का प्रयास किया अंग्रेज, और इसमें वो सफल भी हुए। ठीक, उसके बाद ये टाइम बीतता गया। अब आता है 1934 में, जो एम.एन. राव के द्वारा कहा जा रहा है। 1936 ईस्वी में 1934 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होते हैं, जिसमें इस बात को रखा गया कि भारत का संविधान बनाने का प्रयास किया जाए, भारत का संविधान बननी चाहिए। टाइम बीता गया। 1938 ईस्वी में इनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान सभा का गठन। पहले संविधान सभा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के आधार पर संविधान बना है कि संविधान सोझे कैबिनेट मिशन के आधार पर बना है, तो यहाँ पे समझिएगा, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बना, और संविधान सभा के आधार पर हमारे देश का संविधान बना। यहाँ पे संविधान सभा जो बन रहे हैं कैबिनेट मिशन के आधार पर बन रहे हैं, और हमारा संविधान जो बन रहा है यह संविधान सभा के आधार पर बन रहा है। संविधान अलग होते हैं और संविधान सभा अलग होते हैं। संविधान सभा का मतलब होता है एक संस्था, एक ग्रुप, एक समूह, संस्था, जिस संस्था के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया जा रहा है, संविधान को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कैबिनेट मिशन के चले आते हैं। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर रहे हैं, और संविधान सभा ने संविधान का बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर रहिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का किस संस्था के द्वारा बना गया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया है कि संविधान सभा के द्वारा बना गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए संविधान सभा के द्वारा। ठीक, इसके बाद संविधान सभा का पहले चुनाव कराए गए। उस संविधान सभा के चुनाव में कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आते हैं। उससे पहले की बात आती है क्रिप्स मिशन आते हैं 1942 ईस्वी में। तो उस क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान पूर्ण रूप से बनेगी। उससे पहले भी 1940 में भी बात आई, तो
तो उसमें सिर्फ एक इजी वे में कह दिया गया कि भारत का संविधान बनेगा, लेकिन पूर्ण रूप से की बात आएगी तो क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 ईस्वी में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान बनाई जाएगी। इसी के अंतर्गत क्रिप्स मिशन के अंतर्गत 1946 में कैबिनेट मिशन आते हैं। उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आते हैं। तीनों सदस्य के नाम हम जानेंगे। 3 सदस्य में स्टोफोर्ड क्रिप्स आते हैं, पैथिक लॉरेंस आते हैं और एवी अलेक्जेंडर आते हैं। और इस तीनों के ग्रुप की अध्यक्षता जो कर रहे थे पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। और इस ग्रुप को कैबिनेट मिशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह तीनों के तीनों जो थे उस समय ब्रिटिश सांसद का ये कैबिनेट मिशन थे, जिसके आधार पे इस ग्रुप को, इस टीम को हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा का गठन किसके आधार पे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पे गठन हुआ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नाम कैबिनेट ही क्यों रखे, तो आपने इजी वे में जवाब दीजिएगा कि ये तीनों के तीनों जो सदस्य थे, जिस सदस्य का नाम होते स्टोफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों के तीनों सदस्य जो थे ये कैबिनेट मंत्री थे। वह ब्रिटिश सांसद के कैबिनेट मंत्री थे, जिसके कारण इस ग्रुप को हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये कैबिनेट मिशन जब आते हैं तो इन्होंने कहते हैं कि भारत का संविधान बनाया जाएगा, लेकिन उसके जब तक वो 5 तरीके के काम नहीं करेंगे, 5 प्रावधानों से जब तक गुजरेंगे नहीं, तब तक भारत के संविधान को नहीं बनाई जाएगी। भारतीय नेताओं से इन्होंने इस बात को रखते हैं कि आपके देश का संविधान बनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 5 तरीके से काम करना पड़ेगा। 5 तरीके का काम करिएगा तब जाके आपके देश का संविधान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। जिसके आधार पे उन्होंने 5 जो बात बोलते हैं वह इस प्रकार से बोलते हैं कि हम आपके संविधान में 389 सदस्य होनी चाहिए, 389 सदस्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछेगा कैबिनेट मिशन के आधार पे भारतीय संविधान में कितने सदस्य को रखने की बात कही गई, तो 389 सदस्य। ये भारतीय संविधान में 389 सदस्य, ये नहीं कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य। अगर पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य, तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, उसमें 3 सदस्य। अगर कैबिनेट मिशन के आधार पे भारतीय संविधान में कितने सदस्य, तो उसमें 3 सदस्य, सॉरी 389 सदस्य। ठीक, अब 389 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पे 1 सदस्य को रखने की बात कही। उसके बाद उन्होंने बोलते हैं कि देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उस समय। देसी रियासत से बोलते हैं कि देसी रियासत से 93 सदस्य 93 सदस्य होंगे, जबकि ब्रिटिश प्रांत से जो होंगे 292 सदस्य होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य रखने की बात कही गई। देसी रियासत से 93 सदस्य को रखने की बात कही गई। और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य को रखने की बात कही। अगर टोटल को हम लोग इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आप ऐड करके देखिए 389 सदस्य पूर जाएंगे। उन 389 सदस्य में बोलते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य होंगे, देसी रियासत से 93 सदस्य होंगे और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य होंगे, जिसपे उन्होंने कहते हैं कि इसमें से सिर्फ 292 सदस्य के लिए चुनाव कराई जाएगी, अर्थात ब्रिटिश प्रांत के सीटों पे सिर्फ चुनाव कराई जाएगी और चीफ कमिश्नरी सीटों पे चुनाव कराई जाएगी। तो देसी रियासत सीटों पे मनोनीत कर लिया जाएगा। देसी रियासत का मतलब देखिएगा, देसी रियासत का मतलब होता है राजा महाराजा वाला क्षेत्र। ये राजा महाराजा वाला क्षेत्र तो हुआ करता था, लेकिन उस क्षेत्र पे अधिकार हुआ करता था किनका, तो ब्रिटिश सांसद का, ब्रिटिश लोगों का अधिकार हुआ करता था। सिर्फ नाम के लिए राजा महाराजा वाला क्षेत्र हुआ करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रांत में 292 सीट होंगे, देसी रियासत में 93 सीट होंगे और चीफ कमिश्नरी पे 4 सीट होंगे, जिसमें देसी रियासत सीटों से सिर्फ मनोनीत कर लिया जाता है। मनोनीत का मतलब होता है चुन लेना, उस पर चुनाव नहीं कराना। तो इस प्रकार से देसी रियासत पे 93 सीट जो सिर्फ मनोनीत की बात कही गई, चुनाव जो होते हैं 292 सीटों पे होती है और चीफ कमिश्नरी सीटों पे होती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा 4 चीफ कमिश्नरी का मतलब क्या होता है। चीफ कमिश्नरी का आज का केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी का मतलब होता है आज का
केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आज केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय भी चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र हुआ करता था। अब वह उस समय चीफ कमिश्नरी 4 हुआ करते थे, जो 4 सीट दिए हैं, लिखे हैं, बताए हैं, पढ़े हम लोग जाने। अब 4 चीफ कमिश्नरी सीट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं कुर्ग, जो कर्नाटक में पड़ते हैं। दूसरा होते हैं दिल्ली, जो हमारे देश का राजधानी हुआ करते हैं अभी। और तीसरा जो होते हैं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और चौथा जो होते हैं अजमेर, जो राजस्थान में पड़ते हैं। तो 4 सीटों पे अगर आपको चारों के चारों याद रहेगा, तब जाके इनमें से कौन नहीं है आप छांट सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चीफ कमिश्नरी सीटों की संख्या कितनी हो रही है? 4। वो कौन कौन सी? कुर्ग, जो कर्नाटक में पड़ते हैं। दिल्ली, जो हमारे देश का राजधानी है, वर्तमान राजधानी। तीसरा हो रहे हैं बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान प्रांत जो पड़ते हैं, जो पाकिस्तान के हैं। और चौथा जो बोलन नदी के तट पे है। और चौथा जो हो रहे हैं ये मेहरगढ़ राजस्थान, क्या कहते हैं, चौथा जो हो रहे हैं ये अजमेर राजस्थान में हो रहे हैं। ठीक, तो चारों के चारों आपको याद करना पड़ेगा। तो ये ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी सीटों पे चुनाव कराई जा रही है, अर्थात कुल मिलाकर 296 सीटों पे क्या हो रही है? चुनाव हो रही है। उस 296 सीटों पे जो चुनाव कराई जा रही है, उसमें से 296 सीटों पे, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत से चुनाव नहीं कराया जाता, मनोनीत कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। देसी राजा महाराजा वाला जो क्षेत्र हुआ करता है, प्रांत का मतलब होता है क्षेत्र, तो वहाँ से राजा महाराजा वाले क्षेत्र से चुन लिया जा रहा है। तो 296 सीटों पे जो चुनाव कराई जा रही है, उसमें कांग्रेस को जो मिलता है 208 सीट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस लाते हैं। मुस्लिम लीग को जो आते हैं 73 सीट आते हैं। और छोटे छोटे जो पार्टियां हुआ करते थे, छोटे छोटे जो दल हुआ करते थे, वह 15 हुआ। कुल मिलाकर अगर 208, 73 और 15 सीट को ऐड करेंगे तो 296 सीट हो गए, क्योंकि 296 सीटों पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं। 296 में से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 अन्य, कुल मिलाकर कितना हो गया? 296। देसी रियासत से कितने? 93, जो चुनाव नहीं कराना था, सिर्फ मनोनीत के आधार पर कुछ चुन लेना था। ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट हो रहा है और चीफ कमिश्नरी से 4 सीट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद 296 सीटों पे जब चुनाव कराई जा रही है, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य छोटे छोटे पार्टियों को मिल रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। उसके बाद बात आगे बढ़ी। अब बात आगे बढ़ी, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिल रहा है और मुस्लिम लीग अपने आप में मान रहे हैं कि यह 73 सीट जब है तो हम विरोधी में रहेंगे, सत्ता पक्ष में नहीं रहेंगे, विरोध में रहेंगे। तो स्टार्टिंग से उन लोगों को लग रहा था कि हमारे देश का जो संविधान बन रही है कि वह हमारे निगेटिव में बन रही है, हमारे पॉजिटिव, हमारे पक्ष की बात नहीं कहा जा रहा है। इनके अंदर भी, मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो मैनिया बीमारी जो समझते हैं ना, कुछ बातें सेट हो जाती है माइंड में, वो निकल नहीं पाता है, वही चीज़ थी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे, लियाकत अली हुआ करते थे। हुआ क्या कि इन्होंने उस समय भारत गवर्नर जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत गवर्नर हुआ करते थे, जिसको हम लोग वायसराय के नाम से भी जानते हैं, गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहते हैं, जिसका शब्द हटाकर गवर्नर जनरल शब्द लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते, वायसराय शब्द लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे उस समय। अब यहाँ पे इस शब्द को हटाकर संविधान सभा, जब आगे जानेंगे हम लोग पढ़ेंगे, तो संविधान सभा के द्वारा इस शब्द को हटाकर कह दिया गया कि यह शब्द के जगह पे राष्ट्रपति शब्द होंगे। ठीक, उसके बाद ये वो तो बात की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 296 सीटों पे चुना, मुस्लिम लीग को आवेश आ गया, मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा आवेश में आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के पास, और यह 3 जून 1947 को जाते हैं। 3 जून 1947 को जाते हैं भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के पास। उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को घोषणा कर देते हैं कि भारत से एक अलग प्रांत, भारत से एक अलग देश होंगे, जिसका नाम होंगे पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिएगा, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख, पाकिस्तान शब्द जो बना है चौधरी रहमत अली खां जी बनाए, जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। उन्होंने 4-5 क्षेत्रों को छांटकर, 5 क्षेत्रों को छांटकर ये पाकिस्तान शब्द को बनाए थे, जिसमें आते हैं बलूचिस्तान, पंजाब आते हैं,
कश्मीर आते हैं, सिंध आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 4-5 क्षेत्रों को, पंजाब इस क्षेत्रों में 4-5 क्षेत्रों को काट कर, किसी का स्टार्टिंग के शब्द बनाकर, किसी का अंतिम, किसी का बीच वाले शब्द को निकालकर पाकिस्तान शब्द बनाए थे चौधरी रहमत अली खां। जबकि उस समय ये क्या कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को कह देते हैं कि भारत से एक अलग देश होंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटन योजना पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 3 जून 1947। क्यों? क्योंकि बेटन योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता है। बेटन योजना की तिथि से इस तिथि को जाना जाता है, 3 जून 1947 वाले तिथि को। क्यों? क्योंकि उसी दिन भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को घोषणा कर देते हैं कि भारत से एक अलग प्रांत होंगे जिनका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक, अब आगे चलिए। अब जिसका नाम होगा पाकिस्तान, अब लियाकत अली उस समय क्या कहते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने क्या कहते हैं, इस मुस्लिम लीग के मेन लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने चले जाते हैं, क्योंकि दंगा फसाद करवाना भारत देश में ये स्टार्ट करवा दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना इन लोगों ने, जब इनका कम सीट आया, जिसके कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ये कर दिए। फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्वतंत्रता किस प्रकार से मिला है, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए 18 जुलाई 1948 ईस्वी को यह घोषणा कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता ये पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। ठीक, तो भारत की स्वतंत्रता 18 जुलाई 1947 के आधार पर ये मिला है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ की स्टोरी चली गई। अब आगे हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान सभा की मांग हुई, ये चुनाव करा दिया गया, संविधान सभा का गठन कर दी गई। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 10 लाख जनसंख्या, उस 10 लाख जनसंख्या पे हर एक क्षेत्र से 10 लाख होंगे। उसके बाद अंतरिम सरकार की गठन की गई। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अंतरिम सरकार के बाद कहा गया कि देशी रियासत सीटों पे मनोनीत करने की बात कही गई, चुनाव नहीं की, जो हम लोग जाने हैं। उसके बाद अंतरिम सरकार, ये सभी चीज़ें, हाँ, और संविधान सभा का जो चुनाव कराया जाएगा वह प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष रूप से कराई जाएगी। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, अगर प्रत्यक्ष की बात करेगी तो कंटिन्यू डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं और वह व्यक्ति अगले व्यक्ति को चुन रहे हैं, वह व्यक्ति अगले संस्था को चुन रहे हैं, उसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष। अर्थात प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है जनता के डायरेक्ट के द्वारा, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। अब इसको हम लोग एक तरफ कह सकते हैं जोड़ के कि भारतीय संविधान का जो चुनाव कराई गई थी वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा कराई गई थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा कराई गई थी, जो आगे के हम लोग वीडियो में चाहे कोशिश करेंगे, हम आगे के वीडियो में यह राष्ट्रपति, इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव कराई जाती है। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, इसमें किसी व्यक्ति का वोट जो होते हैं व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए, ऐसे तो कहीं एक संविधान सभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम उम्र जो बनाई गई थी वह 21 साल बनाई गई थी, जबकि वर्तमान समय में 18 साल हो गया है। स्टार्टिंग में संविधान सभा या स्टार्टिंग में 21 वर्ष जो चुनाव जो व्यक्ति जो वोटिंग करते थे उनका न्यूनतम उम्र कितना हुआ करता था? 21 वर्ष। इसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा किस संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये न्यूनतम उम्र वोटिंग देने का। ठीक, इसमें पूछेगा 1989, संशोधन पूछेगा 61वां। ठीक, इसको क्लियर रखिएगा। उसके बाद संविधान सभा का जो चुनाव वोटिंग हो गया। अब आता है बात यहाँ पे सीट का भी बंटवारा कर दी गई। अब सीट का बंटवारा हो गया तो हमारे देश का संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू की गई। हमारे देश के संविधान बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो होता है वह 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को होता है। अब यह संविधान सभा का प्रथम बैठक होती है। इस प्रथम बैठक में कुल मिलाकर
207 सदस्य भाग लिए थे। देखिए बैठक एक अलग होते हैं, सत्र एक अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्र को ही हम लोग बैठक के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सत्र को बैठक के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं बैठक को जो है ये सत्र से संबंधित जो कहीं कहीं सत्र को जो है यह अधिवेशन के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब होता क्या है, अगर देखिएगा कि पहला बैठक पूछेगा कि पहली बैठक कब हो रही है, तो 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हो रही है, इस प्रथम बैठक में ये 207 सदस्य भाग लिए थे। 389 सदस्यों में से 207 सदस्य भाग लिए थे। और प्रथम बैठक में 207 सदस्यों में से सबसे ज़्यादा मद्रास के क्षेत्रों से लोग भाग लिए थे। माना जाता है कि मद्रास के क्षेत्रों से लगभग 43 सदस्य भाग लिए थे। 43 बोले तो 43 सदस्य भाग लिए थे। और प्रथम बैठक में 207 सदस्यों में से कुल महिला की सदस्य पूछेगी तो 10 सदस्य थे। कहीं कहीं 9 भी देता है, लेकिन यहाँ पे 10 देना है। ठीक, प्रथम बैठक में कुल महिलाओं की संख्या 10 थी, जबकि पूरे संविधान सभा में पूछेगा कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तब 15 थी। उस 15 में से 3 मर चुकी थी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रथम बैठक पूछेगा कि प्रथम बैठक में कुल महिलाओं की संख्या कितना था, तो प्रथम बैठक में कुल महिलाओं की संख्या 10 थी, जबकि पूरे संविधान सभा में पूछेगा कि कुल महिलाओं की संख्या कितना था, तो पूरे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम बैठक में कितने, 10, पूरे संविधान सभा में पूछेंगे महिलाओं की संख्या, तब आपका जवाब होना चाहिए 15। ठीक, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जब होता है प्रथम बैठक 9 दिसंबर, उसमें कितने सदस्य, 207 सदस्य। उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से, मद्रास से। लेकिन अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर, लेकिन प्रथम सत्र जो चला है संविधान सभा का प्रथम सत्र बोले तो इसको हम लोग अधिवेशन के अंतर्गत रखते हैं। सत्र माने तो ऐसे बैठक होती है, लेकिन यहाँ पे सत्र को हम लोग अधिवेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब प्रथम सत्र बोले या प्रथम अधिवेशन बोले, कुल मिलाकर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कुल मिलाकर सत्र या कुल मिलाकर अधिवेशन जो होते हैं 11 अधिवेशन होते हैं। ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले की अधिवेशन 26 नवंबर 1949 तक के सत्र को अगर ऐड किया जाए तो कुल 11 सत्र होते हैं। जबकि संविधान सभा का अंतिम सत्र जो होते हैं, अंतिम अधिवेशन तो होते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। तो उस सत्र या उस अधिवेशन को ऐड करके कुल सत्र या कुल अधिवेशन पूछेंगे तो 12 हो जाएंगे। जब अधिवेशन 12 होंगे तो एक बैठक भी बढ़ जाएगी, अर्थात ये 167 हो जाएगा। लेकिन अगर सोचे इजी वे में पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए 11। और कुल बैठक 166 114 दिनों तक बहस चली थी, क्योंकि यहाँ पे अगर 166 बोलेगा तो 26 नवंबर तक को ऐड करेंगे 1949 तक के। अगर 167 देगा तो आपको 24 जनवरी 1950 तक को ऐड करना है। ठीक, तो उसको क्लियर करके हम बताएंगे। तो प्रथम बैठक में पूछेगा 207 सदस्य भाग लिए थे। प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन जो चलते हैं वह 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चलती है। इसमें कुल बैठकें जो होती हैं 11 होती है, कुल बैठक 11 होती है। तो यही होती है सत्र, यही होती है अधिवेशन। सत्र माने तो ऐसे बैठक होती है, लेकिन यहाँ पे सत्र को अधिवेशन से ऐड कर रहा है। ठीक, तो अगर पूछेगा कि प्रथम सत्र कब से कब तक चला, तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। इसमें कुल बैठकें कितनी हुई, तो कुल बैठक 11 हुई। ठीक, और इसमें जब बैठकें हो रही तो हर एक बैठक में अलग अलग मैटर को रखा जा रहा है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद कुल सत्र, प्रथम बैठक में 207 सदस्य, लेकिन प्रथम सत्र में पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 211। आपका जवाब होना चाहिए 211। कहीं कहीं 217 भी दे देते हैं, लेकिन 211 को ही जवाब देना, आंसर देना। ठीक, तो प्रथम बैठक में 207, प्रथम सत्र अधिवेशन में 211 सदस्य भाग लिए थे। सबसे ज़्यादा कहाँ से, मद्रास से। कुल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, जबकि स्टार्टिंग के बैठकों में महिलाओं की संख्या 10 होगी।
ठीक, यहाँ पे क्लियर हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे ज़्यादा वृद्ध थे, 207 सदस्यों में से सबसे ज़्यादा वृद्ध थे, जिसके वजह से इनको वृद्धि के आधार पे और सीनियरिटी के आधार पे जो सबसे सीनियर होंगे उसके आधार पे इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और इस अगर पूछेगा कोई कि यह सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष क्यों चुना गया और यह वृद्ध हुआ करते थे जिसके कारण अध्यक्ष चुना गया, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के देश के संविधान को देखते हुए इस बात को रखा गया कि यह भारत का क्या होंगे, संविधान सभा का प्रथम बैठक होंगे। फ्रांस के संविधान में ये सबसे सीनियरिटी के आधार पर ये देखा गया है कि जो बैठकें में सबसे जो सीनियर होंगे, सबसे जो बुजुर्ग होंगे, उन्हीं को सबसे मेन प्राथमिकता होनी चाहिए अध्यक्ष पद के लिए। तो उस संविधान को देखते हुए, फ्रांस के संविधान को देखते हुए इस बात को देखा गया कि सबसे सीनियर है, सबसे बुजुर्ग है, जिसके वजह से इनको भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए। ठीक, तो वह जिस समय बने थे, अब यहाँ पे उनके सपोर्टर जो होते हैं, उनके सपोर्टर जो होते हैं पेद्रेही पेन्थेलर टाइप इनके उनके सपोर्टर थोड़ा नाम मिस कर रहे हैं, जो आगे अगर पढ़ाते पढ़ाते माइंड में आ गया तो बता देंगे। ठीक, तो उनके सपोर्टर होते हैं वह। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के बाद संविधान सभा का, ऐसे तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो संविधान सभा का सेकेंड बैठक 10 दिसंबर को होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष हुए। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा चलने के लिए 10 को होती है, लेकिन हम लोग मानते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को संविधान सभा का सेकेंड बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया गया, क्योंकि उस समय भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के हुआ करते थे जेपी कृपलानी, जिन्होंने कहते हैं कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और इनके सपोर्टर जो होते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। इनको कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं कि ये भारत के संविधान का अस्थायी अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पे ये सभी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का 11 दिसंबर, यहाँ 10 दिसंबर नहीं, मुख्य रूप से देखा जाए तो 10 दिसंबर होती है, लेकिन जवाब में आपको यहाँ पे हम लोग PCS लेवल का, हम लोग सिविल सर्विस लेवल का हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे 11 देखना होगा। 11 सेकेंड बैठक होती है, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी समय भारतीय संविधान में कुल समितियों की संख्या 13 होती है, जिसमें से प्रथम समिति जो होते हैं नियम समिति होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम समिति का गठन भी प्रथम समिति के आधार पर किया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, टाइम बढ़ता गया। संविधान सभा का तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बात को पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल भी कहते हैं, जिसको हम लोग भूमिका के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसको पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष, और इस संविधान सभा के समक्ष जिसका सपोर्ट करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी। उसके बाद संविधान सभा का 13 दिसंबर 1946 को पेश की जा रही पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसको पारित किया जा रहा है 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देशिका प्रस्तावना या भूमिका इसको पारित किया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, जबकि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई जब होगा 1947, उस समय भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो, इसकी राष्ट्रीय दर्जा दी जा रही है। लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। पारित का मतलब होता है उसको लिखित कर देना, पारित हो जाना करने का, तो उसके बाद वो नियम कानून लागू हो जाएगी। जबकि पेश का मतलब होता है कहीं पे हम लोग पेश करने जा रहे हैं, कहीं पे हम लोग उस बात को रख रहे हैं। हो सकता है कि वो रद्द भी हो जाए, हो सकता है कि वो पारित भी हो जाए। ठीक, तो पेश का मतलब है कहीं पे अपनी बातों को रखना, जबकि उस बातों को कहीं पे जब रख रहे हैं तो उस बातों को जो एक्सेप्ट कर लिए तो उसको हम लोग कहते हैं पारित करना। ठीक, तो पारित किया जा रहा है 22 जनवरी 1947 को, क्या उद्देश्य या प्रस्तावना, जबकि पेश किया जा रहा है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, टाइम भी बीतता गया। इस प्रकार से हमारे देश के संविधान को बनाने में
कुल समय की संख्या जो होती है 2 साल 11 महीने 18 दिनों का टाइम लगती है। उसके बाद एससी का संख्या जो होते हैं 33 होते हैं, एसटी की संख्या 26 होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। उसके बाद संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। संविधान सभा को बनाने में कुल बैठकें जो होती है 166 होती है। कुल अधिवेशन या सत्र जो होती है ये 11 सत्र या अधिवेशन होती है, जो 114 दिनों तक इस ये सत्र या अधिवेशन बहस चली हुई थी संविधान सभा के लिए। तो यहाँ पे से लेकिन आपको 167 देना है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक होती है। उस बैठक को भी हमको ऐड करना है। उस बैठक को ऐड करने के बाद हमारे देश के संविधान को अगर अधिवेशन पूछेगा तो आपका 12 हो जाएगी, बैठकें पूछेगी तो एक बैठक को बढ़ा देना है, 167। इस प्रकार से हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गई, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का टाइम लगता है। ठीक, और लगभग 63,96,729 रुपये की खर्च होती है। तो इस प्रकार से हम लोग मोटा मोटी संविधान सभा के बारे में जाने हैं, मोटा मोटी जाने हैं। पूरे डिटेल्स समझिए तो नहीं जाने हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है और वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को 100% ध्यान में रखिएगा कि मेरे द्वारा जो लेक्चर दिया जाता है उस लेक्चर से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और लिखाया गया जो चीज़ होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कम होते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे, ऐसे तो लिखाए नहीं हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। हो सकता है कि उस लेक्चर के द्वारा जो क्वेश्चन बोला गया है, जो क्वेश्चन बनते हैं, उस वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आप लोग इसको भगाने का प्रयास मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में ही बोल दिए हैं और अभी भी बोल रहे हैं अंतिम दौर में भी कि अगर भगाइएगा तो हो सकता है कि आपका 2 नंबर कट जाए, आपका 2 नंबर भाग जाए। इसलिए इसको पेन डाउन किए होंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, और विश्वास पे उतरनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।